Hello my all future doctors, how are you? This is Pammi Oja here and welcome to my Krishna classes. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कैलोरीफिक वैल्यू, डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड PEM यानी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला डिसऑर्डर दिया है, मतलब बताया है NCERT में कि जो हमारा इंटेस्टाइन होता है बच्चों, उसमें बैक्टीरिया से भी इन्फेक्शंस होते हैं, वायरस से भी होते हैं और कुछ एंडोपैरासाइट्स का नाम दिया है जैसे कि राउंड वर्म, पिन वर्म, थ्रेड वर्म। इनसे बोला है कि हमारा इंटेस्टाइन इन्फेक्टेड होता है। देखिए, ये तो हम सबको पता है कि बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं ये बहुत ही गंदे गंदे इन्फेक्शंस फैलाते हैं, करेक्ट। अभी कोरोना वायरस को ही देख लो, सबका वाट लगा के रखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों के यहाँ पे कुछ एंडोपैरासाइट्स का बात किया है। ये क्या होता है बच्चों कि हमारे बॉडी के अंदर घुस के और हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज करते हैं, ठीक है। ये आते कहाँ से? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आते हैं। जो फूड एंड वाटर हम लोग वॉश करके नहीं खाते हैं ना, तो आ जाते हैं, उस पर रहता है बहुत सारे पैरासाइट रहते हैं, माइक्रोब्स रहते हैं, तो उसी के थ्रू आते हैं। देखिए बच्चों, होता क्या है कि आप लोग देखे होंगे, कभी स्टूल डिस्चार्ज किए होंगे तो आप लोग भी, कि कभी कभी बड़े लंबे लंबे से, कभी कभी छोटे छोटे से आपको वर्म गिरते हैं। आमतौर पे लोग उसको कीड़ा बोलता है कि पेट में कीड़ा हो गया है वगैरह वगैरह। वो यही है बच्चों, यही वर्म होते हैं, राउंड वर्म, पिन वर्म, थ्रेड वर्म। ये क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं हमारे इंटेस्टाइन को, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा, एक बार नहीं, बच्चों को भी होता है, बड़ों को भी होता है। एल्बेंडाजोल हम खाते हैं, नोटिस किया होगा आप लोगों ने स्टूल में, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम्स आती है वो आपको पता है, हमें नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि सबके लाइफ में ये होता है। तो ऐसा कोई नहीं होगा जो इससे वाकिफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं जॉन्डिस का। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है जॉन्डिस क्या है। देखिए जॉन्डिस क्या होता है। जॉन्डिस में बाइल पिगमेंट, जिसका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये डिपॉजिट होने लगता है हमारे स्किन के नीचे, आईज में, स्कैलेरा में जो व्हाइट पार्ट है वो येलोइश दिखने लगता है, ठीक है। और स्वेट वगैरह में आने लगता है ये बाइल पिगमेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, लीवर जो है ना प्रॉपर काम नहीं कर पाता और लीवर अफेक्टेड होता है, ठीक है। ये होता है जॉन्डिस। अब बच्चे थोड़ा एलेबोरेट करके आपको बताती हूँ। देखो, ये बाइल पिगमेंट क्या है, आपके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आया होगा। देखिए, हमारे आरबीसी का, जो ब्लड में आरबीसी होता है ना, उसकी लाइफ स्पैन है 120 डेज, ठीक है। आफ्टर 120 डेज जब वो बूढ़ा हो जाता है आरबीसी, तो वो स्प्लिन में जाता है और वहां डाई करता है, ठीक है। जब वो डाई करता है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है डिस्ट्रॉय होने के बाद आरबीसी का, एक हीम एंड ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन तो प्रोटीन है, आगे पढ़ना है आपको क्या फंक्शन है। हीम जो है वो क्या करता है कि वहां से फिर डिवाइड होता है दो पार्ट में, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, यही होता है बाइल पिगमेंट, ठीक है। और ये यहाँ से चला जाता है लीवर में, ठीक है। लीवर में चला गया तो क्या करता है, हिपैटोसाइट, हिपैटोसाइट का मतलब लीवर का सेल्स, आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लीवर सेल्स इसको पकड़ पकड़ के क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। क्या करता है, पहले लीवर सेल्स पकड़ लेगा बाइल पिगमेंट को, और जो लीवर का सेक्रेशंस है उसके साथ वो जो बाइल जूस होता है ना, उसको मिला देगा इस बाइल पिगमेंट में और भेज देगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये जो है आपको बाइल जूस से होता हुआ वो जो बाइल पिगमेंट है ये जाएगा आपको लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पे बाइल पिगमेंट को, जो लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, आपको पढ़ा चुके थे ना सिकम में, वो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे और इसको स्टोरकोबिलिन में चेंज कर देंगे, जिसके कारण फीस में स्टोरकोबिलिन के कारण ही कलर आता है येलो येलो, ठीक है। जो भी कलर आता है स्टोरकोबिलिन के कलर आता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये नॉर्मल बात है। जब लीवर डैमेज होता है तो क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट में इस बाइल पिगमेंट को कैप्चर नहीं कर पाता। जैसे कोई बहुत ज्यादा ड्रिंकर है, ठीक है, उसकी लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, उसको एक बीमारी होती है लीवर सिरोसिस, या फिर हेपेटाइटिस बी वाले का भी लीवर प्रॉपर काम नहीं करता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाइल पिगमेंट सारे के सारे कैप्चर नहीं कर पाता, लीवर सेल्स पकड़ नहीं पाता कि इसको बाहर फेंक दे। क्या होता है, लीवर जो बाइल पिगमेंट है वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में घूमता है और इधर उधर टिश्यू में चिपक जाता है, जो येलो येलो दिखता है आपको स्किन के नीचे, स्वेट में, आईज के व्हाइट पार्ट येलो हो जाती है। एक ये कारण हो गया। सेकेंड कारण क्या हो गया, बहुत ज्यादा यदि आरबीसी टूट रहा है, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है बाइल पिगमेंट का, और हमारा लीवर सेल्स टोटली को कैप्चर नहीं कर पा रहा है,
उस कंडीशन में भी हमारे ब्लड में ये बाइल पिगमेंट घूमेगा और हमको जॉन्डिस कॉज करेगा। तो ये रही जॉन्डिस की बात। अब आगे हम बात करते हैं वॉमिटिंग। आपके सामने क्वेश्चन है, ये वॉमिटिंग क्या होता है। हमारे एनसीईआरटी में दिया है कि जो भी स्टमक का कंटेंट है ये मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है, ये वॉमिटिंग है। और ये कंट्रोल होता है ब्रेन के एक पार्ट में, वॉमिट सेंटर होता है, जो कि वही रेगुलेट करता है कि कब वॉमिटिंग कराना है, कब वॉमिटिंग नहीं कराना है। उसका नाम है मेडुला। वही उसको ऑर्डर करेगा कि कब वॉमिटिंग कराना है, कब नहीं। ये हमारे हाथ में नहीं है वॉमिटिंग करना, ये ब्रेन में वॉमिट सेंटर मेडुला उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, होता क्या है बच्चों, ये रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अभी आगे समझिए, हम आपको समझाते हैं क्या होता है। कोई भी यदि आपको स्टिमुलस आया तो उसका हम रिस्पॉन्स लेते हैं। जैसे मुझे किसी ने यहाँ पिंच किया, मैं हाथ हटा लूंगी, ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। ठीक है, तो देखिए आगे आपको समझाते हैं। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर आ गया। ठीक है, पहले आपको बताया था मैंने, माउथ में सैलिवरी अमाइलेज, पहले वहां फाइट करेगा बैक्टीरिया अमाइलेज के साथ, वहां जीत गया। फिर हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वहां पे फाइट करेगा, शुम शुम करेगा HCl के साथ बैक्टीरिया। मान लो वहां भी बैक्टीरिया जीत गया, तब क्या होगा बच्चों, हमारी ब्रेन की जो वॉमिट सेंटर है, मेडुला नाम है उसका, वो ऑर्डर करेगा किसको, गट को, कि रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक ही होता है, करो और फूड जो स्टमक में उसको बाहर फेंक डालो। ठीक है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया है। तो क्या होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हम बता चुके थे, पुश पुश करके फूड नीचे जाता है हमारे गट में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल में। अभी क्या है, ऊपर से नीचे जा रहा था, उससे फिर से होते हुए स्टमक। अभी क्या है, स्टमक से मुंह से, मतलब उल्टा जाएगा ना। पहले क्या था, खाना मुंह से जाता था पेट में, अभी पेट से मुंह में आएगा, तो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलेगा और खाना हम वोमिट कर देंगे। ये हो गया वोमिटिंग। ठीक है, और इस एक्शन को हम बोलते थे रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। तो अगला डिजीज है हमारे सामने डायरिया। डायरिया क्या है बच्चों, इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो क्या होगा, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करने का, नहीं मिलेगा। वो तो जल्दी जल्दी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा, खाना आगे बढ़ते जाएगा, तो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे कि पानी की मात्रा फीकल मैटर में बहुत ज्यादा हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं, पानी को एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं फीकल मैटर से, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है ना, तो जल्दी जल्दी फूड आगे बढ़ रहा है, जो भी फीकल मैटर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड उसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा है, तो क्या होगा बच्चों, वाटर तो उसमें रहेगा ही। तो डायरिया में क्या होता है, जो हमारा स्टूल होता है उसमें बहुत ज्यादा वाटर होता है, और जल्दी जल्दी हमको स्टूल डिस्चार्ज करने को मतलब आता है रिस्पॉन्स, और आपको बहुत ज्यादा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। ये होता है हमको डायरिया में। उसका उल्टा होता है कॉन्स्टिपेशन। इसमें क्या होता है बच्चों कि बहुत ही कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। अब बहुत कम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा तो अनडाइजेस्टेड फूड तो बाहर जल्दी नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे जाएगा। उसमें क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन सारे वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण फीकल मैटर यानी हमारी पॉटी बिल्कुल ही कड़ा हो जाता है, और फिर डिस्चार्ज करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, अगला है इनडाइजेशन। बच्चों इनडाइजेशन क्या होता है, देखो हमने मान लो खाना खाया, ठीक है, मान लो हमने 10 रोटी खाया, ठीक है, और उसको मतलब हमारे जो इंटेस्टाइन है, ठीक है, हमारी जो भी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो निकल रहे हैं 5 ही रोटी को पचाने के लिए एंजाइम। ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर एंजाइम अमाउंट में निकल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको हम इनडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब किस किस कारणों से इनडाइजेशन होता है आपको बताते हैं। हम बहुत ज्यादा यदि स्पाइसी फूड खाते हैं तो इनडाइजेशन होता है, प्रॉपर अमाउंट में डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हम ओवर ईटिंग करते हैं तो भी नहीं होगा, स्पाइसी खाना हो गया, ओवर ईटिंग कर लिया तो भी नहीं निकलेगा प्रॉपर एंजाइम। बहुत ज्यादा एंग्जाइटी यानी चिंता में रहेंगे तो भी देखते हैं भूख नहीं निकलती है, क्योंकि प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम निकलती ही नहीं है। ठीक है, तो ना ही प्रॉपरली डाइजेस्ट होगा फूड, ना ही इसमें भूख लगती है। ठीक है, किसमें, एंग्जाइटी के कारण। तो ये हमारा हो गया इनडाइजेशन। अब आगे हम थोड़ा सा आपको कुफर सेल्स की बात बता देते हैं, थोड़ा सा है बस सीख लीजिए, मे भी आ जाए। देखिए हमारे लिवर सेल्स में एक और सेल्स होते हैं कुफर सेल्स। ये क्या करते हैं बच्चों कि कुछ डेड आरबीसी स्प्लीन से होता हुआ चले आते हैं कहाँ, आपको लिवर में। ठीक है, तो उनको खाने के लिए कुफर सेल्स लिवर में मौजूद होते हैं। ठीक है, तो वो जो है फैगोसाइट स्टडी करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में, ये क्या होता है। ठीक है,
हम कोई भी 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ फूड का सब्सटेंस, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम या फिर फैट या फिर प्रोटीन का 1 ग्राम, ठीक है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो कोई भी हम 1 ग्राम सब्सटेंस यानी फूड लेते हैं, उसको कंप्लीट जला देते हैं, तो वहाँ से जो एनर्जी मिलती है या हीट कहिए या एनर्जी कहिए, एक ही बात हो गया, जो हमको मिलती है वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, ठीक है, समझ गए। हीट का और एनर्जी का हमको पता है यूनिट क्या होता है, आपको कैलोरी या जूल होता है, ठीक है, या तो फिर कैलोरी होगा या फिर जूल होगा, ठीक है। अब 1 कैलोरी हीट क्या होता है बच्चों, देखिए, हम 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जितना हीट गिवन होता है, जितना हीट खर्च होता है, लगता है, वही 1 कैलोरी हीट हो गया। समझ में आया यहाँ तक आप लोगों को। अब देखिए, 2 तरह का कैलोरीफिक वैल्यू होता है बच्चों, एक ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, एक फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होता है कि हम 1 ग्राम फूड को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जब भी फूड बोले तो आप लोग समझिए या तो कार्बोहाइड्रेट चाहे फैट या प्रोटीन के बारे में मैम बोल रही हैं, तो हम 1 ग्राम फूड को एक चैम्बर होता है मेटल का बना हुआ, अपराइटस, बर्तन टाइप आप लोग ऐसे समझिए, क्लोज्ड होता है, उसमें ऑक्सीजन भरा होता है, ठीक है, उसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ फूड को हम बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाते हैं तो जितना हीट लिबरेट होता है, यानी निकलता है जितना हीट या एनर्जी, उसी को हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है, समझ गए। क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर में कंप्लीट कंबशन होता है, किसी भी चीज़ का पूरे तरीके से कंबशन यानी जल जाता है, ठीक है, 100% कंबशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि ये हमारे बॉडी में बर्न होती है। ग्रॉस में तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में हम जला रहे थे फूड को, इसमें क्या होती है, हमारी बॉडी में फूड जो है वो जलती है, ठीक है, और जितना हीट मिलती है, निकलती है, उसी को हम बोल देते हैं फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। और फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू में आपको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का सेम ही एनर्जी निकलता है जलने के बाद, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होगा हमारे बॉडी में तो सेम मिलेगा उनका कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए आगे आपको बताएंगे, ठीक है। और लिपिड का हाई मिलता है। देखिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कार्बोहाइड्रेट का हो गया कितना, देखिए कार्बोहाइड्रेट का है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट को जलाओगे बॉम्ब कैलोरीमीटर में तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। प्रोटीन को जलाओगे तो 5.65 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। लिपिड को बॉम्ब कैलोरीमीटर में जलाओगे तो 9.45 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और आपको फिजियोलॉजिक कैलोरीफिक वैल्यू ये हमारे बॉडी में जलाएंगे, ठीक है। ये हम कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम अपने बॉडी में, हमारा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का बर्न हुआ तो कितना एनर्जी मिलेगा, 4 किलो कैलोरी। प्रोटीन का 1 ग्राम हमारे बॉडी में बर्न होगा, जलेगा तो कम्प्लीटली मिलेगा 4 किलो कैलोरी। देख रहे हैं ये और ये बराबर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में एनर्जी देता है कौन, लिपिड, 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम लिपिड को जलाओगे तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी हम लोगों को मिलेगी, ओके। आज हम स्टडी करेंगे आपको माल न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों पेज नंबर 266 देखिए आप लोग, एनसीईआरटी का PEM दिया हुआ है। PEM मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, माल न्यूट्रिशन एक डिजीज़ होता है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन और एनर्जी की कमी हो जाती है। छोटे बच्चों में अच्छी खाना नहीं दी जाएगी ना, तो उनको अच्छी प्रोटीन नहीं दी जाएगी, अच्छी कार्बोहाइड्रेट लिपिड नहीं दिया जाएगा, तो उनमें कमी हो जाएगी प्रोटीन और एनर्जी की, तो उनकी बॉडी की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। फिजिकली मेंटली दोनों अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, बेबी अच्छा ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो गया। एनर्जी क्या क्या देता है आपको, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं टोटल फूड कैलोरी, एनसीईआरटी में मेंशन किया है। कैलोरी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, फिर प्रोटीन टोटल फूड कैलोरीज माल न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये आप समझ गए। आगे देखिए एनसीईआरटी में एक चीज़ मेंशन किया है कि कुछ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन के बच्चे बहुत ज़्यादा देखे गए थे, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है एशिया में, ईस्ट एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया पहला, दूसरा दिया हुआ है साउथ अमेरिका में,
ठीक है। ये सब देखिए हमारा कंट्री नहीं नाम दिया है किसका किसका, 3, एक दिया ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया, उसके बाद दिया साउथ अमेरिका, उसके बाद दिया वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका। ये कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए हैं, ठीक है। आप लोग याद कर लो तो अच्छा ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में है, में भी आ सकता है, ठीक है। दिया कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, यहाँ पे पीईएम के बच्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिले हुए थे, ठीक है। उसके बाद एक बात और बताया है कि 1971 में वो लाइब्रेशन वॉर का बात किया है, ठीक है। बांग्लादेश में हुआ था ना 1971 में, बांग्लादेश जब अलग हुआ था ईस्ट पाकिस्तान से, तो उस टाइम में क्या हुआ था बच्चों कि बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था, ठीक है। उस टाइम में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ गया था। और आपको इथियोपिया में भी 80 के दशक में मिड 18th में आपको अकाल पड़ा था। तो उस टाइम में बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में मेंशन किया है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं क्या। माल न्यूट्रिशन जो होता है ना, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, इसका 2 तरह का डिजीज़ होता है इसमें। एक मैरास्मस मतलब एकदम मरा हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेसियोरकर। क्वेसियोरकर तो फिर भी थोड़ा ठीक होता है, मैरास्मस एकदम मरा हुआ, एकदम घटिया सा डिजीज़ होता है, बच्चों को मार भी देता है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, कैसे मतलब मैरास्मस है और कैसा क्वेसियोरकर है, आपको बताते हैं। मैरास्मस में आपको प्रोटीन और एनर्जी दोनों की डेफिशिएंसी होती है। मतलब इसके बॉडी में ना ही प्रोटीन मिलेगा कि उसकी डेवलपमेंट हो, ना ही एनर्जी मिलेगी, एकदम वीक होगा। जब एनर्जी नहीं होगा तो कैसे काम करेगा, तो वीक ही होगा ना, ठीक है। और ये बच्चा 1 साल से नीचे का होता है। और ये होता क्यों है, जनरली 2 बेबी पैदा करने के बीच में इंटरवल यदि मदर कम कर देती हैं, जैसे मान लो 1 3 महीने या 6 महीने का बेबी है, दूसरा तब तक मम्मी प्रेग्नेंट हो गई, तो पहले बेबी को तो वो मिल्क नहीं दे पाएगी, नहीं पिला पाएगी। तो उसके बदले में क्या होता है कि उसको ऐसी फूड देनी पड़ती है जिसमें प्रोटीन और एनर्जी की जो है रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती है, ठीक है। मान लो 5 ग्राम आपको प्रोटीन की ज़रूरत है और बाहरी फूड दिया जा रहा है जिसमें 2 ही ग्राम मिल रहा है, तो प्रोटीन की डेफिसिट होगी। एनर्जी में आपको मान लो 21 किलो कैलोरी की ज़रूरत है, एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे ही, ठीक है। आपको मिल रहा है 5 किलो कैलोरी, तो एनर्जी की भी कमी हो गई। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो मैरास्मस के पेशेंट कहलाते हैं, और ये बिलो ये 1 ईयर के बच्चे को होता है, ठीक है। वहीं आपको क्वेसियोरकर में क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है, एनर्जी की नहीं, ठीक है। और ये 1 से 5 साल तक के यानी कि अबव 1 ईयर के बच्चे को होता है क्वेसियोरकर। इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा जब 1 साल का हो जाता है उसके बाद मदर प्रेग्नेंट होती हैं, तो होता क्या है कि बेबी को उसके बाद मिल्क नहीं मिल पाती, प्रॉपर देखभाल मदर नहीं कर पाती, जिसके कारण से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, अब मिल्क मदर अपना नहीं पिला पाती तो क्या है, उनको प्रोटीन की कमी हो जाती है। और वो उनको क्या खिलाया जाता है, रोटी चावल दाल ये सब अनाज वगैरह खिलाते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को एनर्जी तो मिलती है, ठीक है, वो काम तो करते हैं, बट उनको प्रोटीन नहीं मिलती, और जिसके कारण क्या होती है कि इनको क्वेसियोरकर एक डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। ये अबव 1 ईयर के बच्चे को होता है। तो देखिए इनके क्या क्या सिम्टम है, आगे हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है मैरास्मस के बच्चे की, ठीक है, देख रहे हैं, हड्डी निकला हुआ है, ये रिप्स देख रहे हैं, प्रोमिनेंट रिप्स है, रिप्स दिख रहा है, एकदम दुबला पतला सा है, ठीक है। देखिए इसकी क्या क्या फीचर्स है। मेंटल रिटार्डेशन, मतलब इसकी मेंटली डेवलपमेंट उतना अच्छा वो नहीं होगा, बुद्धि का विकास इतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इम्पेयर्ड ग्रोथ होगा, और मतलब ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा। टिश्यू का डेवलपमेंट भी स्लो होगा। उसके बाद उसकी उंगलियां, हाथ पैर के जो उंगलियां हैं, लिम्ब्स हैं, वो बहुत पतली पतली हो जाएंगी। प्रोमिनेंट रिप्स, यानी इसी को बोलते हैं एनसीईआरटी में इमैसिएटेड बॉडी बोलता है। प्रोमिनेंट रिप्स मतलब इस तरह का रिप्स जो है दिखने लगेगा, ठीक है। प्रोमिनेंट रिप्स आपको दिख रहा है, ये रिप्स, इसकी रिप्स दिख रही है, और ये देखिए इसका पेट निकला हुआ है, इसको पॉट बेली बोलते हैं। जो पेट निकला है ना, इसको हम लोग पॉट बेली बोलते हैं। ये क्वेसियोरकर के बच्चे को होता है, ठीक है, पॉट बेली, ठीक है। एनीवेज देखिए यहाँ, उसके बाद मैरास्मस के बच्चों का और क्या क्या सिम्टम है। उनकी जो स्किन है ना बच्चों, ड्राई हो जाएगी, रिंकल्स हो जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएगी स्किन पे, पतली हो जाएगी स्किन, ठीक है, और वो डायरिया से सफ़र करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि क्या होता है आपको क्वेसियोरकर में। क्वेसियोरकर में हमने बताया कि जो बेबी होते हैं, ये आपको ये 1 साल से ऊपर के बच्चे को होता है। जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रॉपर केयर नहीं करती बच्चों को, ठीक है। तो क्या होता है, वो बाहर से रोटी चावल खा करके एनर्जी की नीड, तो पूरा उनको कार्बोहाइड्रेट लिपिड मिल जाता है, एनर्जी का वो रिक्वायरमेंट्स पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनको प्रोटीन नहीं मिलता क्योंकि मदर का जो मिल्क है वो नहीं मिल पाता, ठीक है। तो ये अराउंड 1 से 5 साल के बच्चे को होता है। इसका सिम्टम देखिए क्या क्या है। वेस्टेड मसल, मतलब मसल जो है लटक जाएगा,
ठीक है। इसमें भी लिम्स जो है वो थिन हो जाती है। ओके बच्चों। उसके बाद रिटार्डेड ग्रोथ, इसमें भी आपको ब्रेन का और बॉडी का जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगा, रिटार्डेड हो जाएगा। एक वर्ड है ओइडिमा। ओइडिमा, ये एडमा है एक्चुअली, मैं ऐसे ही आप लोगों को बताती हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग ना करो जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं, ठीक है। एडमा क्या होता है बच्चों कि सूजन होता है। सूजन क्या होता है कि हमारी टिश्यू में जो है आपको फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, फ्लूइड जो है उसमें कलेक्ट होने लगता है, तो वहाँ पे फूल जाता है वो जो एरिया है वहाँ का, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको क्वेश्योर करके बच्चे के बॉडी में आपको सूजन, मतलब पानी से टिश्यू में पानी भरा हुआ आपको सूजन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इनके हेयर जो होते हैं रेडिश हो जाते हैं। पॉट बेली आपको बता दिया, इस तरह से पेट निकला होगा छोटे बच्चों का, मतलब अबव 1 ईयर के बच्चों का, और उनको भी डायरिया होगा। तो आप अब बच्चे को देख के समझ लोगे, जनरली स्लम एरियाज वगैरह में आप जाओगे तो ऐसा देखोगे। इस तरह के पॉट बेली वाले बच्चों को देख लेना तो समझ लेना कि ये क्या है, क्वेश्योरकर के बच्चे हैं। इस तरह के रिप्स दिखेंगे और ये सारे सिम्टम आपको दिखेंगे तो आप समझ लेना कि मैरास्मस के बच्चे हैं। मैरास्मस के बच्चे में ना प्रोटीन मिलती है ना एनर्जी, तो वो क्या होते हैं एकदम मरे मरे से होते हैं, छोड़ दिया जाए तो वो मर भी जाएंगे। क्वेश्योरकर के बच्चों में क्या है, मैरास्मस से अच्छा है क्योंकि इसमें एटलीस्ट आपको एनर्जी तो मिलता है, प्रोटीन ही तो नहीं होता है, और इनके स्किन के नीचे आपको फैट स्टोर होता है बिलो स्किन, ठीक है बच्चों। और बच्चों क्या होता है ना कि जैसे ही इनको प्रोटीन और आप एनर्जी रिच फूड दोगे तो ये रिकवर भी कर जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं।